दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। अयोध्या में आज धर्म ध्वजा उसको लगाया गया, फहराया गया, ध्वजारोहण कहा जा सकता है। राम मंदिर जब से बना है तब से माना जा रहा था कि यह कार्यक्रम भी होगा और हमारी जानकारी के मुताबिक 2-3 महीने पहले से इसकी योजना बन रही थी। तो ये तीसरा बड़ा कार्यक्रम है अ, राम मंदिर निर्माण का। पहला कार्यक्रम वो है जब शिलान्यास हुआ, जिसमें मोहन भागवत जी प्रधानमंत्री और तमाम बड़े लोग मौजूद थे। दूसरा जो कार्यक्रम था वह उद्घाटन था। वह तो अद्भुत, कौन नहीं था वहां। वहां पर सारे राजनेता थे। संत महात्मा जो आरएसएस बीजेपी के बहुत करीब हैं वो तो थे ही, और इसके अलावा जितने बड़े कारपोरेट घराने हैं देश के वो सबकी उपस्थिति थी। फिल्म अभिनेता से लेकर के नेता तक सब थे। और आज का जो कार्यक्रम था, जो मेरी जानकारी अयोध्या से मिली है मुझे, वहां के पत्रकारों से बात करके, आम नागरिकों से भी बात करके, वो ये कि इस कार्यक्रम में ज्यादा जोर था पूर्वांचल के, अवध इलाके के, पूर्वांचल इलाके के सबाल्टर्न समूह, यानी जो हाशिए का समाज है, उससे कैसे भीड़ को, क्राउड कैसे इकट्ठा किया जाए, उन लोगों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए इसमें। बहुत सारे दलित, ओबीसी, इस तरह के तबकों से लोगों को लाया गया था। और माननीय प्रधानमंत्री मोहन भागवत, ये तो दो विशिष्ट मुख्य अतिथि थे ही। इसके अलावा जो दूसरे जो संगठन है उनमें से किसी को नहीं बुलाया गया था। और जहां तक धर्म का सवाल है, धर्म को मानने वाले इस देश में बहुत सारे लोग हैं। हिंदू धर्म बहुत ही विशाल इसकी 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 इसका दायरा है। तो उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग जो आरएसएस बीजेपी से इतर हैं और सचमुच हिंदू धर्मात्मा हैं, उनमें से किसी को आमतौर पर नहीं देखा गया है। क्या इसका मतलब है? ये धर्म ध्वजा जो फहराई गई वो तो ठीक है, आप ध्वजा फहरा लीजिए, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को जिस तरह नियोजित किया गया, जिस तरह इसको अंजाम दिया गया, आखिर कितनी बार अयोध्या का राजनीतिक इस्तेमाल होगा, एक सवाल जरूर उभरता है। क्योंकि अगर धर्म ध्वजा ही फहरानी थी तो 3-4 बड़े संतों को बुला लेते, हिंदू समाज के अलग अलग सोच रखने वाले, जो हिंदू धर्म को एक तरह से प्रतिबिंबित करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। शंकराचार्य और तमाम लोग, ऐसे लोगों को बुला लेते। लेकिन यहाँ शुद्ध रूप से राजनीतिक लोग हैं, क्योंकि मोहन भागवत से बड़ा राजनीतिक कौन व्यक्ति है जो पूरे देश की सत्ता संरचना, जो लोग के जो मालिक हैं उनको एक तरह से नियंत्रित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री तो देश के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर हैं, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो ये लोग और ये कार्यक्रम, इसका क्या मतलब है? हमारे साथ आज इसी विषय पर बात करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हैं, और वे हैं शीतल पी सिंह और दूसरे हैं शरद प्रधान। यह दोनों लोग पूरे देश की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को तो अद्भुत अद्भुत विशेषज्ञता दोनों की है, और अयोध्या के पूरे प्रसंग को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले शरद प्रधान आपसे। इस कार्यक्रम को आप किस रूप में देखते हैं? ये कार्यक्रम जो इतने भव्य ढंग से मनाया गया, इसका क्या मतलब है? देखिए, जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, प्राण प्रतिष्ठा की थी, तभी क्लियर हो गया था कि अभी कई ऐसी इवेंट्स होंगी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को एक बड़ी उनकी ऐसा लगता है कि उनकी दिली तमन्ना एक ये रहती है कि कैमरे में सिर्फ वो होने चाहिए, इस तरह की जहाँ पे बहुत लोग देखने वाले हों जिसको, उसमें वो केवल उनका जो है वही सेंटर ऑफ द स्टेज पे होना चाहिए। और वही आपने 22 जनवरी को भी देखा था कि वो इवेंट धार्मिक के बजाय पॉलिटिकल ज्यादा थी, क्योंकि प्रधानमंत्री ये कहीं नहीं होता है कि इस तरीके की इवेंट में, जो धार्मिक इवेंट है, उसका पूरी फोकस सिर्फ एक व्यक्तित्व पे हो और वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चीफ एग्जीक्यूटिव हो देश का, राजनीति का प्राइम मिनिस्टर हो। उसमें भी आपको याद होगा कि पूरे टाइम कैमरा सिर्फ उन्हीं पे फोकस्ड रहता था। उससे क्लियर हो गया था, जब ये बात चर्चा चल रही थी और शंकराचार्य ने ऑब्जेक्शन किया
कि भाई ये इनकम्प्लीट मंदिर को, अधूरे मंदिर का की प्राण प्रतिष्ठा करना, जो ना धार्मिक तरीके से सही है, माइथोलॉजिकल तरीके से सही नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो इसमें बड़े मतलब उनके खिलाफ ईडी वीडी पे डाल दी गई थी, शंकराचार्य को बेचारों के खिलाफ। तो उससे क्लियर था कि भाई ये कैसे कोई क्वेश्चन कर लेगा, जब मोदी जी कोई कार्य कर रहे हैं, उनको कोई क्वेश्चन करे तो उसको तो फिर ईडी झेलना पड़ेगा। तो उस दिन ये क्लियर हो गया था कि प्रधानमंत्री जी ने ये इनकम्प्लीट के पीछे कुछ प्लान होगा लंबा। तो देखिए इनकम्प्लीट करने से क्या है, फिर वो उसके कंप्लीशन पे इवेंट हो गई, वो मोदी योगी जी ने कर डाली। अब उसको उसके ऊपर ध्वजारोहण करने के लिए भी जो है ये एक इवेंट हो गई। अब आप देखिएगा अगले साल कोई और कहीं, क्योंकि इलेक्शन तो हर साल कहीं ना कहीं होता है ना, तो उसका इस्तेमाल कैसे हो, ये क्रेडिट कैसे मिले, बार बार लोगों को याद कैसे दिलाया जाए कि देखिए इतना भव्य मंदिर प्रधानमंत्री के सौजन्य से बना है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या चीज है उनके सामने। तो वो बार बार याद दिलाते हैं कि देखो ये हमने किया है, मैंने, ये 36 इंच का, जो 56 इंच का जो सीना है वो ये कर रहा है। इसीलिए एंड डोंट बी सरप्राइज कि आपको अगले आने वाले वर्षों में भी कोई ना किसी नाम पे जो है कोई आप देखेंगे, कोई कोई चीज नायाब चीज निकल आई कि भाई ये वाला इवेंट है। अब ध्वजारोहण को भी इतना आपको याद होगा कितनी बार इस बात उठी कि भाई इसका जो पीरा जो उसको क्या कहते हैं, जो पिनेकल होता है मंदिरों का, वो भी नहीं लगा है और इसका वो करे जा रहे हैं। तो अब जो है उन्होंने कंप्लीट कर दिया। और आप देखिए गुजरात मॉडल तो आपने बहुत सुना होगा, ये जो ध्वज है ये भी गुजरात से बन के आया है, ये भी गुजरात मॉडल है। तो ये सब चीजें सिंबलाइज करती हैं कि ये किसका इवेंट है, कौन कर रहा है, और इवेंट होता है। और इसको ये अभी आप देखिएगा इलेक्शन में खूब दिखाया जाएगा, हमारे जो ग्रेट चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं, वो जम के इसको पब्लिसाइज करेंगे। और ये हाईलाइट किया जाएगा जो आपने शुरू में कहा अपने इंट्रोडक्शन में, कि किस तरीके से कई ऐसे तबके के लोगों को वहां पे शामिल किया गया है जिनको अदरवाइज बीजेपी पसंद नहीं करती है, जो बीजेपी से भी उनको लगाव नहीं है। तो उनको ये बात भी दिखाई जाएगी और चैनल में खूब दिखाई जाएगी, जिससे इसका भरपूर राजनीतिक लाभ मिलता जाए। सारा ऑब्जेक्टिव इसका पीछे यही है। शीतल जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे इस जलसे को, और इसका जिस तरह से एक उपस्थिति जो बहुत ही राजनीतिक उपस्थिति कही जा सकती है, इसमें धर्म का कंटेंट उतना नहीं था जितनी पॉलिटिक्स का था। और प्रधानमंत्री के भाषण को अगर आप देखिए, भाषण बहुत महत्वपूर्ण है। भाषण के कुछ हिस्से जो एक्स है, जो ट्विटर पहले था, उस पर भी काफी बड़े पैमाने पर डाले गए हैं। अगर आप उसको देखिए तो कैसे देखते हैं इस पॉलिटिकल पूरे इशू को? देखिए, आज जो कुछ हुआ वहाँ, उसमें कोई एक तो किसी धर्म गुरु को नहीं बुलाया गया था, किसी धार्मिक हस्ती को भी नहीं बुलाया गया था। प्रधानमंत्री थे, आरएसएस प्रमुख थे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी जो गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और हमारे मुख्यमंत्री थे। ये लोग थे। दूसरे आपने कहा कि सबाल्टर्न समूहों को बुलाया गया था, लेकिन अयोध्या के जो सांसद हैं जो दलित समाज से आते हैं उनको नहीं आने दिया गया था। तो वो अपने दलित समाज को उन्होंने बुलाया था, और दलित, दमित और अन्य समाजों को। ये पूरी तरह से राजनीतिक आयोजन था, लेकिन आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं कह सकते। बहुत सारे संत महंत जो ऐसे हर कार्यक्रम में सोचते हैं कि उनकी उपस्थिति होनी चाहिए, वो बयान दे दे के इस पर नाखुशी भी। जो शंकराचार्य गण हैं वो तो सब के सब इस पूरे प्रयोजन से शुरू से ही इससे सबसे असहमत रहे हैं, चाहे पिछले कार्यक्रम रहे हों, और अब तो किसी ने पूछा ही नहीं होगा उनको। तो ये एक धर्म तो पुराना है, लेकिन उसको नई तरह से चलाने का जो क्रम आरएसएस ने सोचा समझा है, और जिसके राजनीतिक निहितार्थ बिल्कुल स्पष्ट है, कोई उसमें इधर उधर छुपने की बात नहीं है, ये उसको करता हुआ ये कार्यक्रम था। और ऐसे असंख्य कार्यक्रम हम बार बार देखेंगे, जब इसके सबके राजनीतिक निहितार्थ हैं कि ये जो धर्म की और संस्कृति की
जो हमारे समाज पे जो उसकी पकड़ है, उसको राजनीतिक रूप से इनकैश करने के लिए अब पूरी सामर्थ्य से हमारी सरकार और उसकी राज्य सरकारें, आरएसएस और इनके द्वारा निर्मित जो एक घटाटोप है, अब ये सब इनके नियंत्रण में है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसका राजनीतिक प्रयोग किया जाएगा और संविधान सम्मत जो बातें हैं, जो हमारे नॉर्म्स थे, जो हमारे कायदे थे, वो सब शेल्फ पे रखने वाली चीजें हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें एक क्रिश्चियन ऑफिसर को इसलिए टर्मिनेट कर दिया गया है सेवाओं से सेना की कि उसने उनकी अपनी जो कमांड थी उसके एक ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार किया जो धार्मिक आधार पर किया जा रहा था और जो जाहिर है कि मेजॉरिटी धर्म को रिप्रेजेंट करता था। उन्होंने अपने धर्म का हवाला देते हुए उसमें न शामिल होने की बात कही थी। इस पर उनके खिलाफ एक्शन हुआ, वो कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनकी बात खारिज की और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया। तो जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का संविधान में निहित तरीका था, हमने पाया कि अब उसको सुप्रीम कोर्ट, हमारी कोर्ट्स भी नहीं मानती। हमारी कोर्ट्स भी वही सब मानती हैं जो हमारी राजनीति मानती है, और हमारी राजनीति क्या मानती है उसके बारे में हम इस कार्यक्रम में बात ही कर रहे हैं। अब रही बात प्रधानमंत्री के व्याख्यानों की, तो प्रधानमंत्री के व्याख्यान सीधे सीधे इन सब चीजों से जिस भी तरह के राजनीतिक लाभ हो सकते हैं और जो हमारे सामाजिक वर्गीकरण है उन सब में कहाँ कहाँ सेंध लगाई जा सकती है, वो सब जैसा वो हमेशा करते हैं वो करते हुए मिले और बिना किसी संकोच के। अब इन चीजों में कोई संकोच जैसी चीज नहीं रह गई है। अब ये सब साफ साफ है कि ये है, हम हैं, हमने मंदिर बनाया है, हम मंदिर के द्वारा उत्पन्न सारी राजनीतिक चीजों का प्रयोग करेंगे, हम मंदिर को राजनीति में इस्तेमाल करेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी कोर्ट में आपको रेमेडी नहीं मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारा ही है और कोई संस्था जो है किसी भी किस्म की आपको नहीं करेगी। और जो मीडिया नाम की चीज है वो हमारा गुणगान करेगा। सोशल मीडिया पे हमारे पास इतनी बड़ी संख्या है कि कोई अगर छोटा मोटा यूट्यूबर या कोई और प्रयास करेगा तो वो नजर ही नहीं आएगा। उस मिलियंस की भीड़ में कुछ हजार व्यूज का क्या मतलब होगा। तो वो सब अब चीजें एकदम एक पक्षीय हो चुकी हैं। बड़ी अजीब सी स्थिति है जिसमें हम लोगों की समस्या ये है कि हम लोग अपने उस भारत को जीते आए हैं एक लंबे समय तक, जिसमें विविधता थी, जिसमें हम सबको स्वीकार करते थे, उनके अपने धार्मिक आग्रहों के समेत, उनके सांस्कृतिक आग्रहों के समेत, पहचान समेत, और सुनते थे। बहुत सी बातें हम असहमत होते थे, लेकिन हमारी एक सहमति थी असहमत में सहमत होने की, और असहमतियों के साथ हम सहमत होते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। लेकिन अब उनकी कोई गुंजाइश कहीं नहीं है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्रतिष्ठान के विमर्श से ही सहमत होना है, और उससे किसी भी किस्म की असहमति उन बच्चों की तरह होगी जिन्होंने अभी दिल्ली में प्रदूषण पर प्रदर्शन करते हुए एक आदिवासी युवा के बारे में नारे लगा दिए थे, जिसको अभी मुठभेड़ में मार गिराया गया है माओवादी होने के मामले में। तो हमारे यहाँ पहले भी ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं जो इस तरह की बात करते रहे हैं। कश्मीर पर किसी लोगों के रवैये होते थे, उत्तर पूर्व के हमारे राज्यों के विवादों पर लोगों के रवैये थे। हम जानते थे कि वो बहुत थोड़े से कुछ हिस्सों में ये सब बातें होती हैं। उन चीजों ने कभी हमारे भारतीय राष्ट्र राज्य को इस तरह से प्रभावित नहीं किया कि हम उससे डर जाएं, या हम उसको डरने तो क्या मतलब, हम जबरदस्ती उसको बुलडोज करने लगे कि तुमने कैसे बोल दिया। और ऐसे कानून हम बना लें कि जिनके जरिए इस तरह के असहमति के स्वर को हम सीधे सीधे रोलर के नीचे डाल दें। तो जो उन बच्चों को जिन कानूनों में निरुद्ध किया गया है, उन कानूनों में उनको 5 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है और अभी महीनों वो जेल में सड़ सकते हैं। तो ये हमारा। लेकिन शीतल जी मैं अयोध्या पर फिर आऊंगा, लेकिन एक बात और मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि जब आप बोल रहे थे तो आपकी बात सुनकर हमारे श्रोता दर्शक जरूर सोचेंगे ये सवाल जो मेरे दिमाग में अभी आया कि आखिर ये सरकार
2019 में जो चुनाव हुआ था या 2024 में जो चुनाव हुआ था, उसमें अगर देखा जाए तो उसके मुकाबले 2024 में चुनाव हुआ तो उसमें कम सीटें आई, बहुमत नहीं मिला और दो अन्य दलों के कारण ये सरकार बनी। तो समझा जा रहा था हमारे देश के राजनीतिक लोगों द्वारा, विश्लेषकों द्वारा, बड़े-बड़े पॉलिटिकल पंडित जिनको कहा जाता है कि भाई ये सरकार अब फ्री हैंड नहीं रहेगा। लेकिन आप जो एनालिसिस अभी कर रहे हैं कि 2040 वाली सरकार जिसके पास अलायंस है तो गठबंधन है और उसके आधार पर है, लेकिन ये खुला खेल फर्रुखाबादी के तर्ज पर उतर आई है। तो इतनी ताकत, इतनी हिमाकत या इतना यूं कहा जाए कि फ्री हैंड ये कहां से मिला है कि वो खुला खेल फर्रुखाबादी पर उतर आई है। आर्टिकल 25 कुछ भी कहे, आर्टिकल 26 कुछ भी कहे, आर्टिकल 28, 29 कुछ भी कहे, लेकिन राजनीति इनकी जो है उसी के आधार पर धर्म और राजनीति और सत्ता के साथ रिश्ते व्याख्यायित ये कर रहे हैं और पूरा देश तमाशबीन है। जो लोग इस पर चर्चा करा रहे हैं या जो लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं क्रिटिकल, वे को भाजन बनेंगे। अगर नहीं बन रहे तो कभी और समय उनके लिए निकाला जाएगा। तो ये स्थिति जो पैदा हुई है, कैसे हुई है और क्यों हुई है और इस देश का अपोजिशन इन इश्यूज को उठाता क्यों नहीं है? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि जीवन भर कथित तौर पर समाजवादी रहे, समाजवादी पृष्ठभूमि से आए और एक समय इस देश की धर्मनिरपेक्षता के अलंबरदार रहे। अब तक भी उसका दावा करने वाले नीतीश कुमार की सरकार ने सरकार बनने के बाद जो फैसले किए हैं, उसमें सरकार को सनातन के आधार पर चलाने की बात भी है। ये शायद आपने देखी न्यूज़ की नहीं देखी? न्यूज़ आ हाँ, गई। लेकिन आधिकारिक तौर पे पता नहीं कितनी सच है, क्यों, लेकिन सोशल मीडिया पर ये छाई हुई है। लेकिन हाँ, मैंने आधिकारिक तौर पे अभी सर्कुलर ऐसा कोई नहीं देखा। उन्होंने जिन्हें गृह मंत्री चुना है, उन्होंने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश की तरह वहां भी बुलडोजर चलाए जाएंगे। और चला जाएंगे। या तो आप जानते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के कथित फैसले भी हैं, देश का कानून संविधान भी है, लेकिन रोज हम देखते हैं कि देश में अनेक जगहों पर बुलडोजर चल रहे हैं और वो कानून और संविधान है, लेकिन उसका कोई प्रयोग होते हुए या कोई उसका होते हुए या उसका कोई परिपालन होते हुए या उसका कोई डर होते हुए हम किसी को कहीं नहीं देख रहे हैं। तो हम एक ऐसे वक्त में हैं जब हमारा संविधान है, संविधान धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है और कानून के राज वाला है, विविधता वाला है, लेकिन वो ताक पे रखा हुआ है, क्योंकि उसका जो अनुपालन कराने की जिम्मेदारी वाली मशीनें, उंगलियां हैं, उन सब उंगलियों ने अपने अपने हाथ में सनातन धर्म का झंडा ले लिया है और उसको उसके उन जिन धाराओं का आपने उल्लेख किया, मैं पूरे संविधान की बात करता हूं। अब उस संविधान के होते हुए भी उस संविधान के अनुपालन की कोई व्यवस्था हमारे समक्ष नहीं है। हमारे सामने स्पष्ट है कि सीधे सीधे जो इस समय डिस्पेंसेशन है, यदि आप उससे असहमत हैं तो आप खतरे में हैं। ये साफ साफ है। जो लोग उसके लक्ष्य पर हैं, जिनके बल पे वो राजनीति करता है, वो तो चाहे घर में छुप भी जाए तब भी वो खतरे में है। उनकी दुकानें तोड़ दी जाएंगी, कारोबार लूट लिया जाएगा, घर गिरा दिया जाएगा। अगर वो कहीं गलती में हो न हो, लेकिन किसी जद में आ गए तो बर्बाद कर दिए जाएंगे, वो जान से मार दिए जाएंगे और उनके पक्ष में कुछ नहीं होगा। उनको मारने वालों के खिलाफ मुकदमे उठा लिए जाएंगे और मारने वाली इस परंपरा महामंडित किया जाएगा। खुलेआम वीडियो बनाकर घोषित करने वालों को माला फूल पहनाया जाएगा, संसद विधायिका में ले जाया जाएगा, ले जाया जा भी रहा है। तो हम इस वक्त में हैं और इस सब को समर्थन करने वाला एक 37 से 40% वर्ग वो उन्होंने तैयार कर लिया है, जिसमें उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, क्योंकि समस्याओं का हल करने की जगह उन समस्याओं को डाइवर्ट करने में इस समय का डिस्पेंसेशन पूरी तरह से सफल है। और उसमें हमारे आपके पेशे का जो तंत्र है, जिसको मीडिया नाम की चीज कहते हैं, उसके इस तरह के वेपनाइजेशन को हमने इसके पहले कभी देखा नहीं था, सुना था, पढ़ा था, अब हम उसको भोग रहे हैं। थे। तो ये जो पहलू है भारतीय राजनीति का आज की, आप इसको कैसे देखते हैं कि ये मिसिंग जो एक एक्टिविटीज जो हैं
अपोजिशन में, और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसी का इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या चीज है? देखिए, सत्ता पक्ष जैसे आपने कहा, ये तमाम चीजें हैं। ईवीएम से ज्यादा एसआईआर है, इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से रोल है, और किस तरह से जो सारे काम उसका लगता है केवल एक ही डायरेक्शन में है कि किस तरह से वो सत्ताधारी पार्टी का भला कर सकता है। ये बड़ा स्पष्ट हो चुका है, ये खुला खेल फर्रुखाबादी, आपने सही कहा। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि धर्म धर्म तो इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। पूरा जो इस्तेमाल करते हैं, इनका जो टूल है वो धर्म है। धर्म के नाम पे कितने अधर्मी काम करते हैं सत्ताधारी लोग, ये आपने सबने देखा है। लोग लिंच करके मार दिए जाते हैं सड़क पे, और अभी जैसा शीतल ने कहा, जो लोग मारते हैं उनको महामंडित किया जाता है, जो रेप करते हैं वो भी महामंडित होते हैं, उनको छोड़ा जाता है जेल से। तो आप, ये सब मैसेजिंग है। देखिए, धर्म के नाम पर ये जितने इस्तेमाल, सबसे ज्यादा उनका स्ट्रॉन्ग टूल यही है। क्यों? और सब सारा ऑब्जेक्टिव आप प्राइम मिनिस्टर का देख लीजिए, हर वक्त भाषण में किसी ना किसी तरीके से वो हिंदू मुसलमान नैरेटिव होता है। वो आपके वो बताना, उनका भाषण में ये कहना कि 2024 के चुनाव में कहा गया था कि ये मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे आपके घरों में, आपको मतलब हर तरीके से, कि सारा वो जो नैरेटिव ये है कि किस तरीके से हिंदू खतरे में है। 140 करोड़ आबादी है इस देश की, जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, लेकिन वो और 14 करोड़ मुसलमान हैं, और ये कहते हैं कि साहब वो 14 करोड़ से हिंदुओं को खतरा है। और वो एक नैरेटिव ऐसा झूठा सेट किया जाए जिसमें कि हमारे टीवी चैनल्स का बड़ा रोल रहता है कि पब्लिक को एक झूठ को 100 बार परोस करके वो कन्विंस कर देते हैं कि यही सच है। तो आपने देखा किस तरीके से मेलाइन करने के लिए, उनको रन डाउन करने के लिए मुस्लिम्स को कहा जाता है कि साहब लव जिहाद। अरे, जो अपनी रजामंदी से आजकल तमाम शादियां होती हैं, जो इंटर रिलीजन मैरिजेस होती हैं, उनको भी कोशिश करी गई ये कलर देने की। बड़ी मुश्किल से जो केसेस हैं वो ये प्रूव, कोर्ट में उन्होंने प्रूव किया कि भाई हमने रजामंदी से करी है, हमने जान कोई, उसमें माँ बाप भी राजी हैं, लड़का लड़की भी राजी हैं। तो ये झूठ के आधार पे एक बिल्ड करते हैं। ट्रिपल तलाक, कितने ट्रिपल तलाक होते हैं जरा पूछिए, या लव जिहाद के टोटल कितने केसेस हैं? मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं कि ये क्या वजह है कि जो आप अभी इंटर रिलीजियस मैरिजेस की बात कर रहे हैं, अंतरधर्मी, अंतरजाति। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने दौर में 1936 1932 के बीच की बात मैं बता रहा हूं कि उस वक्त भी कहा था कि जो जाति समस्या देश की है, जो इस देश की जो 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 और सारी समस्याएं, जटिलताएं हैं, डेमोक्रेसी कैसे बिल्ड की जाए, इसके लिए जरूरी है कि अंतरधर्मीय शादी हो, अंतरजाति विवाह हो, अंतरधर्मी अंतरजातीय सहभोज हो। तो एक एक डिस्कोर्स बहुत स्ट्रांगली उन्होंने सामने लाया, और उसको काफी हद तक प्रचार भी मिला, डिस्पाइट ऑफ कि मेन स्ट्रीम मीडिया अम्बेडकर को नहीं तरजीह देता था। लेकिन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आई किताब, और वो चर्चा का विषय बनी। गांधी जी को उस पर डायलॉग करना पड़ा, गांधी ने डायलॉग किया था, उस पर बहस छिड़ी थी। मैं आपसे वही पूछना चाहता हूं, माफ कीजिएगा एलिबरेट करने के लिए, कि आखिर आज जो अपोजिशन है, अंबेडकर तो इकलौते व्यक्ति थे, वो तो कोई पार्टी भी उस तरह से बड़ी ताकतवर उस समय तक नहीं थी उनकी पार्टी, लेकिन उनका फेडरेशन, सॉरी एससी फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। लेकिन आज इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो क्यों नहीं एक अल्टरनेटिव जो नैरेटिव है, एक डिस्कोर्स है, वो बिल्ड कर पा रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ की कॉन्स्टिट्यूशन अपोजिशन के पक्ष में है। जो अपोजिशन अपने को कहता है कि हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं, तो उसके पक्ष में क्यों नहीं वो कुछ कर पा रहा है? ये तो रोज कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहा है? मुझे लगता है मुरलेश जी, मुझे लगता है कि ऑपोजिशन में कुछ हाफ हार्टेड एफर्ट है, पूरे कन्विक्शन के साथ वो नहीं उतरते हैं। उन्हें कभी कहीं ना कहीं एक शंका रहती है कि अरे, ये हिंदुत्व इतना आगे चला गया है तो वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व में कभी पड़ जाते हैं। मतलब यानी कि वो लग जाते हैं कि भाई हम भी प्रूव करें, हम पीछे नहीं, हम भी हिंदू हैं। क्योंकि सत्ताधारी पार्टी का उद्देश्य ये रहता है, ये एस्टैब्लिश करने में कि विपक्ष जो है वो हिंदू विरोधी है। तो अपने आप को ये प्रोटेक्ट करने में ये लग जाते हैं उसमें। आपने देखा एक दफे जब राहुल गांधी ने 2024 के इलेक्शन में ये मुद्दा उठाया, अम्बेडकरवादी बात करी, और उन्होंने कहा कि किस तरीके से सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी
संविधान को बदलने के लिए ये नारा दे रही है 400 पार का, और ये 400 पार अगर अचीव कर लेंगे तो ये संविधान बदल देंगे, जो कि बिल्कुल सही था। और वो बात ऐसी चिपकी क्योंकि उन्होंने उसमें एक चीज और ऐड करी कि संविधान बदलने के पीछे इनका उद्देश्य ये भी है कि ये रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण जो दलित समाज को मिलता है वो समाप्त कर देंगे। वो मैसेज इतनी तेज ट्रैवल किया, जिसका मुझे लगता है कि जो टर्निंग पॉइंट था 2024 के इलेक्शन का, जिसमें बड़ी मुंह की खानी पड़ी नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को कि 240 पर टिक गए, जहां 400 की बात करते थे, और मजबूरन उन्हें तब तमाम पार्टी से सपोर्ट लेना पड़ा, जो आज उनकी स्थिति हुई है, बैसाखियों की जरूरत पड़ी, वो केवल इस वजह से पड़ी थी। लेकिन वो वहीं के पर वो समाप्त हो गया। दुर्भाग्य वही जो आपने बात कहा ना कि उस चीज को ये लेकर के ये विपक्ष में ये बहुत बड़ी कमी है कि सस्टेन्ड एफर्ट नहीं है कि उसको आगे बढ़ाए। आपने इतना अच्छा पॉइंट रेज किया, उसके वजह से ये स्थिति बन गई कि प्रधानमंत्री ने जो सोचा नहीं था वो हो गया और पार्टी ड्रॉप कर गई। कहा कितनी सीटें कम हो गई उनकी। ये चीज अगर सस्टेन्ड एफर्ट रहता और आगे भी इसी को चलाए जाते, क्योंकि वो करना जरूरी है। यहां पर प्रॉब्लम यही है कि आपने करा, एक शॉट चल गया, उसके बाद फिर भूल के बैठ गए। ये सारी विपक्षी पार्टी में प्रॉब्लम है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी, यूपी के केस में समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टी। अब ये चीज अगर कंटिन्यू मेंटेन रखते, अब इस बीच में लग गई है बीजेपी ये करने में, बताने में कि साहब हम तो बड़े भारी अम्बेडकरवादी हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से तरह तरह के ड्रामे और रिचुअल्स किए जाते हैं बताने के लिए। उसको काउंटर करने के लिए विपक्ष को और एक्टिव होना पड़ेगा, असर्टिव होना पड़ेगा, और ये पब्लिक में मैसेज भेजना पड़ेगा कि ये झूठे हैं और ये झूठ फैलाते हैं। ये इससे हाफ हार्टेड एफर्ट से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल आखिरी सवाल शीतल पी सिंह, और मैं चाहूंगा कि शीतल भाई के बाद शरद भाई भी इस पर जरूर संक्षिप्त कमेंट करें कि देखिए कल भारत में संविधान दिवस मनाया जाएगा और 25 तारीख को आज ये दिवस मनाया गया, धर्म ध्वजा दिवस या जो भी कह लीजिए। और प्रधानमंत्री जी ने संविधान दिवस के एक दिन पहले ये कहा है, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वज नहीं, ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वज नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक है। यानी वो किसी एक धर्म तक सीमित नहीं रख रहे हैं, किसी एक टेम्पल तक सीमित नहीं रख रहे हैं इस धर्म ध्वजा को, इस ध्वजा को भारतीय पुनर्जागरण का प्रतीक बता रहे हैं। तिरंगा क्या प्रतीक है किस चीज का, यह भी एक सवाल तब खड़ा होता है। और नहीं, ये ध्वज तिरंगा नहीं है, ये ध्वज तिरंगा थोड़ी ना। हाँ वही तो अब ये संविधान दिवस के एंड पहले ये बात कही जा रही है, और भी बहुत सारी बातें इस तरह की हैं जिनको मैं सामने रख सकता हूं। तो मैं शीतल जी आपसे ये समझना चाहता हूं कि संविधान दिवस के दिन भी संविधान के पक्ष में बातें की जाती हैं, अम्बेडकर के बारे में बात की जाती है, संविधान सभा की बात की जाती है, जिसमें धर्म को महत्व देते हुए भी कहा गया कि हम सेकुलर हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं। तो आखिर संविधान दिवस का रिलेवेंस क्या है जब हम सब कुछ एक ही धर्म के प्रतीकों से पूरे भारत को अगर रंग दें, तो फिर विविधता में एकता का क्या मतलब रह जाएगा? नहीं, बिल्कुल उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो तो एक रिचुअल है, क्योंकि उस संविधान के तहत वो वहां है जहां है, इसलिए वो उस रिचुअल को निभा रहे हैं कि उस दिन उनका एक कोई सेक्रेटरी एक भाषण लिख दिया होगा, वो उसको पढ़ देंगे और उसमें वो सब बातें होंगी जो संविधान सम्मत होंगी, और उसमें तरह तरह की ऐसी बातें होंगी जो एक अजीबोगरीब ऑडियंस के लिए होंगी, जिसको उनके ऑडियंस ने तो ये लिया जो आज कहा गया। और इसका जो डेवलपमेंट है वो ये है कि हम जब पुराना सब कुछ ला रहे हैं, तो अब काशी में, मथुरा में और अन्य जगहों पर आप धीरे धीरे, कोई जल्दी उनको नहीं है क्योंकि उनका काम हो चुका है, एक धारा निकल पड़ी है, वो चाहेंगे कि वो धीरे धीरे हो। काशी में का सवाल मंदिर वाला ही हल हो और मथुरा का भी हल हो, आने वाले 20-25 साल में हो, जिसमें वो बीच बीच में
कई चुनाव लड़ते रहें, कई चुनाव जीतते हारते रहें और हर बार बताते रहें, हर घटना से बताते रहें, हर घटना के बाद परिघटनाएं पैदा करके बताते रहें कि हम अतीत अपना ला रहे हैं। वो अतीत क्या है जो हाँ, आरएसएस की कल्पना में है, वो सामने है कि एक राम राज्य होगा कथित, जिसमें जाहिर है कि जो प्रभुत्व हमारे यहाँ सामाजिक प्रभुत्व जिस तरह से बना हुआ था वो सब रहेगा। देखिए, एक चीज उस सवाल से पहले वाले सवाल को जोड़ते हुए मैं बता दूं, हमारे यहाँ जो विपक्ष है, जब हमने उदारवादी आर्थिक नीतियां अख्तियार की, उसके बाद से हमारे समाज में और हमारी राजनीति में आमूल चूल कुछ परिवर्तन हुए। उनको साथ जोड़े बिना हम बात करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। उससे क्या हुआ, उसी समय हमारे सामाजिक सवालों पर भी परिवर्तन राजनीति में हो रहे थे। मंडल कमीशन का ऐलान हो गया था, उसके आधार पर नई गोलबंदियां हो रही थी और उससे उन तमाम लोगों को मौके मिले राजनीति में जो इसके पहले आप कह सकते या हैं कि थे लेकिन उनको मौके नहीं मिलते थे और वो लगातार उसी पराभव की हालत में थे जिस पराभव की हालत में आज कांग्रेस है। तो इन सब लोगों को जब मौके मिले और एक और आर्थिक ये उद्दीपन हो रहा था भारतीय इकोनॉमिक्स का, तो ये ज्यादातर लोग जो हैं दूसरी तरफ दौड़ पड़े। और ज्यादातर क्यों कहें, पूरी राजनीति पैसा कमाने और पैसे के स्रोतों पर कब्जा करने की ओर भाग पड़ी। नतीजा यह है कि आप यहाँ दलित और आदिवासी सीटों को छोड़ दीजिए तो सारी लोकसभा की सीटें एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ करोड़पति चुनाव लड़ते हैं। यानी अगर रिजर्वेशन की सीटें आप हटा दीजिए तो सारी सीटों पर सिर्फ वो लोग लड़ते हैं जो कम से कम करोड़पति हैं, वरना तो और बहुत ज्यादा है। अरबपति भी क्यों ऐसा लड़ते है? हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि अब चुनावों का जाहिर है, जब पैसे की दौड़ चली तो चुनाव इतने महंगे हो गए कि वो आम जनता, जिसमें 100 करोड़ लोग तो कुछ खरीद ही नहीं सकते, वो इस लोकतंत्र में कहाँ हिस्सा उनका है। वो मतदाता तो हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते, उनका सारा रोल ही खत्म हो गया। और रोल हमारे आप जैसों का भी, मिडिल क्लास का भी खत्म हो गया, क्योंकि हम भी इतने करोड़ों रुपया लेके कहाँ चुनाव लड़ सकते हैं। तो नतीजा ये बिल्कुल। हुआ, सब अपराधियों के गिरोहों में बदल गए, जबकि दूसरी ओर दक्षिण पंथ ये सब भी करता रहा लेकिन उसके पीछे एक विचारधारा थी। अब सामने कोई विचार है ही नहीं। सामने कोई 20,000 करोड़ का परिवार है, कोई 30,000 करोड़ का परिवार है, कोई 15,000 करोड़ का परिवार है, कोई 50,000 करोड़ का परिवार है। ये सब राज्यों के सत्रप है और ये नई बूटी में लूट के लिए लड़ते हैं और लूट के लिए बिकते हैं। ये इतने घटिया लोग हैं, ये क्या लड़ेंगे? ये इन लोगों की कृपा से इस देश में फासिज्म आ गया, अब ये भुगतेंगे। जिससे बचने के लिए ये चालाकियां कर रहे थे और हमारे आपके पेशे वेशे में जो लोग थे उन्होंने तो अपनी 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 बोली लगा के अपने को खुलेआम बेच ही दिया। अब हम ये लड़ाई हार चुके हैं, देश, हमारा समाज लोकतंत्र की लड़ाई हार चुका है। अब ये हम पराजय के नए नए आख्यान करने के अलावा हमारे पास अब कुछ बचा नहीं है। और इन लोगों से ये उम्मीद करना कि इन्होंने ये नहीं किया, कि वो नहीं किया, ये कुछ नहीं किया इन्होंने। इन्होंने कुछ 1,000 करोड़ चोरी किए हैं और अब उस चोरी को छुपाने के लिए समझौते करते हुए राजनीति कथित तौर पर कर रहे हैं। ये सब झूठे लोग हैं, ये हमारा प्रतिनिधित्व ही नहीं करते। बहुत मार्मिक, बहुत लोगों को कटु लगेगा, लेकिन यह बहुत मार्मिक सच है। और बहुत सारे जो अभी भी जेन्युइन कुछ पॉलिटिशियंस बचे हैं जिनका कोई मतलब नहीं रह गया है राजनीति में रहने का, वे अकेले में बात करने पर ये बात कहते हैं, खुल के नहीं कहते, लेकिन आपके कान में धीरे से कहेंगे। अभी 2 दिन पहले मुझे किसी प्रदेश में जाना हुआ, वहां एक पॉलिटिशियन जो साइडलाइन है, उन्होंने यही बात कही और मैं स्तब्ध रह गया। शरद भाई, बिल्कुल आखिर में आपकी टिप्पणी। नहीं, बिल्कुल, मैं शीतल ने जो बात कही है उसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। बिल्कुल जमीनी हकीकत यही है। और लोकतंत्र अभी तक तो ये कहा जाता था लोकतंत्र खतरे में है, अब तो ये लगता है कि वाकई में जो शीतल ने कहा, लोकतंत्र बिल्कुल अपने लास्ट स्टेज में सांसें ले रहा है। और जिस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया है इस भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरह का इलेक्शन कमीशन का रोल है
कि एक पार्टी को किसी भी तरह जिताना है और उसमें कोई भी, और साथ में तीसरा मीडिया, ये मुझे तो बार-बार इससे सिर्फ उस ज़माने की याद आती है जो इतिहास में हमने पढ़ा है कि 1930s का जर्मनी। वहाँ पे या भी एक टाइम था कि नाज़ी पार्टी इतनी पावरफुल हो गई थी कि बाकी पार्टीज़ की कोई एक्जिस्टेंस नहीं थी। चुनाव होता था और चुनाव में एक ही पार्टी जीतती थी। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है और जिस तरीके का माहौल हो रहा है हमने देखा, महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ और बिहार में उससे भी वर्ष हुआ। और अब नए-नए नायाब तरीके निकाल लिए हैं। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल जिस तरीके से हो रहा है और वो करवा रहा है इस्तेमाल, और जिस तरीके की प्रक्रिया चल रही है, ये खतरे की घंटी है आगे बंगाल के लिए और अन्य प्रदेशों में भी। क्योंकि अगर वहाँ पे भी यही हो गया, तो आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अयोध्या के मंदिर के धर्म ध्वजा जो फहराई गई वहाँ, उस प्रसंग के बहाने हम लोगों ने जो चर्चा की है, मैं समझता हूँ कि भारतीय समाज की आज की जो चुनौतियां हैं, वो सचमुच आप लोगों ने उकेर कर रख दी हैं। आप लोगों ने उनको रेशे दर रेशे सामने रखा है। हमारे दर्शक और श्रोता जरूर बताएंगे, जरूर टिप्पणियां, उनकी टिप्पणियां बहुत पूर्ण हैं और होंगी, कि कैसे भारतीय समाज किस दिशा में जा रहा है और कहाँ जाकर रुकेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।